everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. Viewers, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। वो है नई नवेली दुल्हन और उसके इन-लॉज का रिलेशन। शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती बल्कि दो खानदानों के बीच में होती है और ऐसे में उस नए रिश्ते से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं और उस नए रिश्ते में बहुत सा प्रेशर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो क्या ऐसे में मैरिज काउंसलिंग उस नए रिश्ते को बनाने में हेल्प करती है? एक इन-लॉज को अपनी नई नवेली दुल्हन से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो नई नवेली दुल्हन उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा कर सकती है, आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोफिया सोहेल। शी इज ऑल्सो अ मैरिज काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सोफिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि रिश्तों की क्या अहमियत है, रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, ह्यूमन बींग्स के लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुरू में इंसान जो था वो तन्हा रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक गैदरिंग, लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा, ग्रुप बनने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा तश्कील पाया। तो रिश्ते, क्योंकि इससे साबित ये होता है कि जो इंसान है वो तन्हा नहीं रह सकता। इंसान लोगों के साथ मुआशरा इसलिए तश्कील पाया कि इंसान तन्हा नहीं रह सकता। उस मुआशरे की जो बुनियादी इकाई है वो बेसिकली घर है और घर रिश्तों से ही बना होता है। तो रिश्ते तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, और इंसान जो ग्रो करने के लिए, इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के लिए रिश्ते एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो रिश्तों की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है ह्यूमन बीइंग के लिए और इंसानी मेंटल हेल्थ के लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सोफिया, जैसे कि आज का हमारा मौजू है नई नवेली दुल्हन और इन लॉज, तो जब एक नई नवेली दुल्हन शादी करके अपने इन लॉज की तरफ जाती है तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती हैं, ठीक है, चाहे वो जिस एज की हो। अगर बच्ची छोटी भी एज की है तो एक्सपेक्टेशंस वही होती हैं जो एक मैच्योर लेडी से एक्सपेक्टेशन होती हैं। ये तवक्को की जाती है वो घर भी संभालेगी, रिश्तों को भी संभालेगी, चीज़ों को मैनेज भी करेगी। और आजकल की बच्ची के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बच्चियाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रही होती है, यूनिवर्सिटीज़ पढ़ती हैं तो थोड़ा सा जॉब करती हैं और फ़ौरन जो है वो घरदारी उन्होंने सीखी नहीं होती और वो घर शादी हो जाती है। तो उनको थोड़ा सा चैलेंज रहता है इस मामले में कि वो घर को किस तरह, रिश्तों को किस तरह लेकर मैनेज करें। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है नई लड़कियों के लिए। तो डॉक्टर सोफिया, वो चैलेंजेस हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, क्या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों में क्या मुख्तलिफ सिनेरियो होता है? देखिए, जो अरेंज मैरिजेस है ना, अरेंज मैरिजेस में लड़की को पता नहीं होता उस बंदे के बारे में जिससे उसकी शादी होती है, ठीक है। आजकल बच्चियां बातचीत करती है लेकिन ज़रा पेरेंट्स से रिश्ता तय किया होता है तो वो एक एक्सपेक्ट यही करती है कि चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और एक दूसरे की मेंटल कंपैटिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। लव मैरिजेस में थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में, एक दूसरे की कोर थॉट्स के बारे में तो आइडिया होता है और एक दूसरे को मेंटल कंपैटिबिलिटी थोड़ी बेटर होती है। तो फिर आसान, थोड़ा सा उसको रिलैक्स रहती है लड़की, ठीक है। और जब अरेंज मैरिजेस में जाते हैं, ना से उस इंसान के बारे में उसको जानना है कि उसके मूड मिजाज के बारे में जानना है, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानना है, इसके साथ साथ उसको इन लॉज के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। इन लॉज में देखें, सास ससुर भी हैं, देवर देवरानी भी हैं, जेठ जेठानी भी हो सकते हैं, नंदे भी हो सकते हैं, बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल होता है। उन सबको जानना और पहचानना होता है, उनके साथ एडजस्ट होना सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके साथ एडजस्ट होना। तो एक चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। समटाइम लड़कियां मेरे पास आती हैं तो कंप्लेन करती हैं कि हम बहुत अच्छी कुकिंग क्या करते थे, लेकिन जब हम इन लॉज में गए तो हमें इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमें लगता है हमें कुकिंग नहीं आती। अच्छा डॉक्टर सोफिया, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, मुझे लगता है वो सास का होता है। तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी कि क्या आपके पास खवातीन आती हैं गाइडेंस के लिए कि हमें काउंसलिंग करके दें, हमें बताएं कि सास को कैसे हैंडल करें? अच्छा देखिए, सास एक खातून है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, औरत वैसे ही इनसिक्योर है, ठीक है, चाहे वो एज अ बेटी है, चाहे एज अ माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, इनसिक्योर है, ठीक है। अब एक खातून जिसने एक बच्चे को पैदा किया है, उसके साथ पूरी 25 साल लगा लें एवरेज एज, ठीक है, 25 से 26 साल एक बच्चे को ब्रॉट अप किया, उसके दिन रात उसकी एक चीज़ की केयर की है और उसकी समझिए कि उसकी कुल कायनात है वो, ठीक है। माएँ बेटों से ज़्यादा अटैच होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या होता है कि जब एक नई लड़की आती है तो माँ कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाती है, ठीक है, इनसिक्योर हो जाती है। उसको लगता है कि जी लड़की है, ये मेरे बेटे को मुझसे ले लेगी और चीज़ों को मेरा बेटा मेरी केयर नहीं करेगा। तो क्या इसकी वजह जनरेशनल गैप भी है? जनरेशनल गैप तो डेफिनेटली है ना, जनरेशनल गैप तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने टाइम पे ये सब फेस किया था, अब जो मेरी दुल्हन आई है ना, मेरी बहू आई है, वो भी फेस करेगी। देखिए,
कुछ केसेस में होता है और कुछ केसेस में नहीं है, एवरीवन नॉट लाइक दैट। कुछ लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वो अनकॉन्शियसली ह्यूमन, जो आपने देखा है कभी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिसने बहुत जुल्म सहा होता है वो खुद बाद में जालिम बन जाता है। ठीक है, ये जो साइकोलॉजी है ये ज़रा सासों पर भी अप्लाई होती है। सब टाइम उनके सासों ने इतना उनके साथ बुरा सलूक किया होता है तो वो अपनी बहुओं के साथ भी अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं करती, अनकॉन्शियसली वो उसी तरह चीजें कर रही होती है, कंपैरिजंस कर रही होती है, चीजें कर रही होती हैं। तो चैलेंज जरूर होता है, लेकिन मैं अक्सर लड़कियों को ये कहती हूँ कि देखो ये जो लड़का है ना ये आपकी जिंदगी में आया जरूर है, ठीक है, लेकिन 25 साल वो उस बंदी का बेटा था, बिल्कुल ठीक है। उस ये जो आप जो उसकी आमदनी है, जो उसके रिसोर्सेज है, उनका पहला हक ठीक है आपका भी है लेकिन उसकी माँ का है, ठीक है। उसको दोस्ती कर लेनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि आपने हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना ना, तो फिर काउंसलिंग की काउंसलिंग की जरूरत है। आप अपनी सास से दोस्ती करें, सास से भी दोस्ती करें। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो भी मैरिटल रिलेशनशिप्स होती हैं इनमें आपको क्या लगता है कि किस हद तक कपल को जरूरत है काउंसलिंग की? देखिए प्री मैरिटल काउंसलिंग की मैं बहुत बात करती हूँ। पहले आप प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या हेल्प करती है आपको, ये दूसरे को जानने पहचानने में हेल्प करती है। आपकी वीकनेसेस, हम अक्सर आते हैं पसंद के जो आते हैं बच्चे मेरे पास, तो वो कहते होते, मैं कहती हूँ ओके बताओ इसकी 3 खूबियां और 3 खामियां बताओ, तो अक्सर बच्चियों को नहीं पता होता। अच्छा। अक्सर लड़कों को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो जब आप बातचीत करते हैं तो प्लीज आप एक दूसरे की खूबियां और खामियों के बारे में जाने, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि इसकी ये वीकनेस है। परफेक्ट कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है। तो उनकी जो खामियां उनके साथ उनको एक्सेप्ट करना सीखे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान नहीं छोड़ सकता, ठीक है। देखिए मैं हमेशा एक बात जरूर कहती हूँ, कोई भी इंसान जब आपकी जिंदगी में आता है वो डिफरेंट जगह का एक ब्रॉटअप होता है, आपका डिफरेंट जगह का ब्रॉटअप होता है, सेम माइंडसेट नहीं हो सकता, उसको चीजों को परसीव करने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। डॉक्टर सोफिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज कम्स विद कॉम्प्रोमाइज, तो आपको क्या लगता है कि इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कितना जरूरी है? देखिए कॉम्प्रोमाइज तो बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं जो लाइट से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लड़के कहते हैं ये को चाइनीज पसंद है और मैं देसी खाता हूँ, ठीक है। मुझे कॉमिक मूवीज पसंद है, इसको सीरियस मूवीज पसंद है। इट डजंट अफेक्ट योर लाइफ, ओके, ठीक है। ये वो कॉम्प्रोमाइज छोटे छोटे जो आप कर सकते हैं। कभी आपने चाइनीज आपने खा लिया, कभी दूसरे पार्टनर ने देसी खा लिया, कभी आपने कॉमिक मूवी इकट्ठी देख ली, सीरियस मूवी देख ली, इट्स मैनेजेबल। लेकिन जो बेसिक कोर थॉट्स है जिंदगी गुजारने के, अरे एक बंदा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक बंदा इगोइस्टिक है, एक बंदा अपने आप को यस बॉस चाहता है हर वक्त, तो ऐसे रिश्ते कॉम्प्रोमाइज करने मुश्किल होते हैं। और फिर ऐसे में डॉक्टर सोफिया मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से एक लड़की, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में ना जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें लड़की बहुत ज्यादा सफर करती है, तो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी इफेक्ट होती है? देखिए मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली इफेक्ट होती है। एक तो उसको एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं शुरू में, ठीक है। ज़ाहिर एक लड़कियां जो आजकल अपनी लाइफस्टाइल डिफरेंट तरीके से रहती है, अपनी मर्जी से उठती हैं, अपनी मर्जी से खाती हैं, अब एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है ना। अनमैरिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब अब शादी होकर एक लड़की आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ता है उसको, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी समटाइम कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से ओवर स्ट्रेस हो जाती हैं। जब वो ओवर स्ट्रेस होती हैं तो उनको इरिटेशन होती है, कुछ डिप्रेशन में चली जाती हैं, कुछ एंग्जाइटी में हो जाती हैं, हर वक्त बेचैनी में रहती हैं कि कुछ हो ना जाए और कोई नाराज ना हो जाए, और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। उसमें लाइफ पार्टनर बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर लाइफ पार्टनर कोऑपरेटिव हो, अंडरस्टैंड करने वाला हो और उसको हेल्प आउट करे कि हर उसके घर में मौजूद जो लोग हैं उनको किस तरह मैनेज करना है, उसको अगर वो हेल्प आउट करे, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं अपने घर की नेचर को, तो अगर वो बताए तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर सोफिया, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये जो तीनों टर्म्स हैं ना, ऑब्वियसली ये बहुत हमारी सोसाइटी में मुझे ऐसा लगता है कि टैबू समझा जाता है इन सब के बारे में बात करना भी अभी तक। तो आपको क्या लगता है कि जो एक लड़की होती है, एक नई नवेली दुल्हन होती है, समटाइम्स एक बहुत यंगर एज में इसकी शादी होती है, कुछ की थोड़ी सी आगे जाकर होती है, तो उन सब के लिए इन तमाम मसाइल को कोप करने का बेहतरीन तरीका क्या है? काउंसलिंग?
देखिए काउंसलिंग तो पहले देखें, अगर आपको स्ट्रेस है और आपको लगता है स्ट्रेस बेसिकली है क्या, स्ट्रेस है बेसिकली हमारे माइंड के उस हिस्से को इफेक्ट कर देता है जो कि हमारी सोचने समझने की सलाहियत होती है, ठीक है। उसमें हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहे होते हैं, हालांकि सोल्यूशन सामने होते हैं, ठीक है। वो उसमें होता क्या है कि कम्युनिकेशन के ज़रिए चीज़ें हल की जा सकती हैं। आप जब पैनिक अटैक या एंग्जाइटी या बेचैनी भी कहते हैं उसमें आप बात करें, आप किसी की प्रोफेशनल हेल्प ले लें, ठीक है। काउंसलिंग करवाई जा सकती है। आपको समटाइम नहीं समझ आता, आप किस तरह अंडरस्टैंड करवा सकते हैं दूसरे लोगों को, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। वॉक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। 45 मिनट्स की वॉक आपको बहुत हेल्थी लाइफस्टाइल दे सकती है। मैं लड़के और लड़कियों से जब मेरे पास आते हैं तो उनको एक सजेशन ज़रूर देती हूँ, आप जितने मर्जी बिजी हों, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेशक रह रहे हो, आप 40 मिनट्स के लिए घर से बाहर निकलें, वॉक करें और एक दूसरे के साथ दिन की जो मसरूफियत शेयर करें। उससे क्या होगा, कैथारसिस हो जाएगा। जैसे कैथारसिस होगा आप बेहतर फील करेंगे। जब आप बेहतर फील करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो वॉक जरूर करिए, डेली बाहर निकलें, आप वॉक करें, एक दूसरे से बातचीत करें, किसी पार्क में चले ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो आप बेहतर, तो कपल बेहतर फील करता है। अच्छा डॉक्टर सोफिया, जैसे कि अभी हम बात कर रही हैं रिलेशन की, एक जो इन लॉज के साथ आपका रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेसिफिकली सास के साथ। तो वो खवातीन, वो लड़कियां जिन्होंने अपनी सास के साथ रिलेशंस को बेहतर बनाना है, वो क्या मतलब टैक्टिक्स अपना सकती हैं? देखिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, हस्बैंड को साइड पर हटा दें, ठीक है, आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, ठीक है, ठीक है। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल हेल्दी वे, ठीक है। दूसरा आप देखिए आपकी सास की कमजोरी क्या है, ठीक है। हर सास की एक जिस अगर उनकी बेटियां हैं, सबसे बड़ी एक सास की कमजोरी उसकी मैरिड बेटियां होती हैं, ओके, ठीक है। अच्छा जब उसकी मैरिड बेटियां घर आए तो आप उनको प्रोटोकॉल दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा उनका कोई बच्चा अगर है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा फेवर कर दे, उसको कोई कैंडीज, चॉकलेट्स या आप समझ लें कोई हेल्दी फूड खिला दें। अच्छा जब वो आए तो खसूसियत तमाम खाने का होता है, अक्सर जो हमारी शादीशुदा बेटियां आती हैं तो दामाद आते हैं तो एक स्पेशल मीठा आप अपनी तरफ से करते हैं। जब सास को लगता है ना कि उसकी बेटी आई है तो उनकी बहू ने रिस्पेक्ट और मोहब्बत दी है तो उनका दिल नरम हो जाता है। और ये बड़ी मेरा इतनी 15 साल के एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट टिप रही है, आप उनसे दोस्ती कर लें। देखिए अगर वो दूर दराज में रहती हैं, देखिए आपके हस्बैंड की जो कमाई है वो उसके भाई की भी कमाई है, बिल्कुल ठीक है, उनके बेटे की भी कमाई है। आजकल सेल्स लगती हैं, बहुत ज्यादा लगती हैं, आप 2-4 सूट लेकर रख लें, जब वो आए तो गिफ्ट दें। देखें गिफ्ट तो हमारे ज़ुबान ने फरमाया कि गिफ्ट तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है और ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी, और ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। तो आप गिफ्ट्स दें, ठीक है। उससे होगा क्या कि सास का दिल आपके लिए नरम हो जाएगा और वो सोचेंगे कि जी मेरे दामाद को और मेरी बेटी को इतनी रिस्पेक्ट दी है तो डेफिनेटली वो इस चीज को ऑन करेंगे। अच्छा डॉक्टर सोफिया, की तो हमने बात की है प्रॉब्लम्स की, तो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस क्या हैं? एक इमोशनल ट्रॉमा से एक लड़की कैसे निकल सकती है बाहर? देखिए इमोशनल ट्रॉमा सबसे पहले तो हमारे अनफॉर्चुनेटली इमोशनल मैनेजमेंट सिखाई ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें नहीं बताया जाता। बच्चे जब छोटे होते हैं कि गुस्सा है तो कैसे करना है मैनेज, अगर किसी से एफिलिएशन फील हो रही है, अट्रैक्शन फील हो रही है, उसको कैसे मैनेज करना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब उसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं, इन्फेक्चुएशन होती है। बिल्कुल ऐसा ही है अट्रैक्शन को, वो कहते हैं कि जी हमें तो मोहब्बत हो गई है, और वो मोहब्बत जो हर चौथी लड़की से उनको हो जाती है, लड़के से हो जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती, जो सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है, ठीक है। हमारे यहाँ वैसे कि सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो जैसे वैसे ही इमोशनल, क्योंकि हमारा जो माहौल, जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है वो गर्म है मोस्टली। तो इसमें क्या होता है कि जी जो सब कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं वो सब इमोशनल हैं, जज्बाती लोग हैं। अगर उसकी मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाएगी, अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने कैसे मैनेज करना है, मुझे किसी से चिढ़ हो रही है या मुझे किसी पे नफरत सी फील हो रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है, किसी से अगर तो मुझे लाड आ रहा है या मोहब्बत हो रही है तो उसको डील कैसे करना है। सबसे पहले तो इमोशनल मैनेजमेंट सीखने की बहुत जरूरी है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप इनको इमोशनली मैनेजमेंट हुआ, इमोशनल देखिए कोई भी इमोशन जो है ना हमारा, उसका अराउजल 12 मिनट से ज्यादा नहीं होता। तो आप जो ब्रेन में जो अराउजल हमारे ब्रेन में होता है वो 12 मिनट का होता है, आप 12 मिनट को गुजरने दें, ठीक है, ठीक है। आप वो उसके बाद जब आप सोचेंगे तो वो आप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशंस नहीं होंगे। आपकी सोचने समझ लॉजिक के साथ आप सोचेंगे। तो सबसे पहले इमोशनल मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर सोफिया, क्या इसी के साथ ये जो तमाम मसाइल हैं इनमें सेल्फ हीलिंग पॉसिबल है कि किसी थेरेपिस्ट की जरूरत होती है?
देखिए सेल्फ हीलिंग समटाइम होता है क्या है, आप हम जब इन लॉज के रिलेशनशिप है, जब कोई प्रॉब्लम होता है तो लड़का और लड़की अपने फैमिली से डिस्कस कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं फैमिली बाइस्ड होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है। वो लड़की जो फीमेल है उनके घर वाले उनकी फेवर कर रहे होते हैं, मेल के उनकी फेवर कर रहे होते हैं। तो होता है कि मसाइल हल नहीं होते। आपको एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जो कि अनबाइस्ड हो, जो कि आपको दोनों को समझाए कि वो दोनों कहाँ शोहर के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर चैलेंज आता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो उस टाइम प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है और चीजें सॉर्ट आउट होती है। अच्छा, और डॉक्टर सोफिया, ये जो फिर सेल्फ हीलिंग है इसकी ड्यूरेशन क्या है? अगर आप थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं या आप खुद से भी ट्राई करते हैं तो क्या कितना दौरानिया लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे? देखिए सिंपल सी बात है, जितना लंबा स्ट्रेस होता है उसको हीलिंग का टाइम उतना ही लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ ये नहीं कि अगर आपका डिकेड्स का है, 10 years गुजर गए, 5 years गुजर गए स्ट्रेसफुल लाइफ में, तो ये हो नहीं सकता कि आप 2 सेशन में या 3 सेशन में हील कर जाएं। ठीक है, देखिए सेशंस हमेशा उस साइकोलॉजिस्ट से जो आपको सॉल्यूशंस दे। ठीक है, फर्स्ट जो आपको सुने, ठीक है, अनबाइस्ड होकर, नॉन जजमेंटल होकर। ठीक है, उसके बाद वो आपको ट्रू पिक्चर सामने पेश करे और आपको सोल्यूशन दे। वुमन साइकोलॉजी जो सोल्यूशन देती है उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी कही जाती हैं। वो प्रैक्टिकल चीज़ें जब अप्लाई की जाती है तो हीलिंग का प्रोसेस जल्दी होता है। सिर्फ कैथारसिस से चीज़ें सही नहीं होती। सेल्फ हीलिंग के लिए आपको अपने ऊपर सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ती है और अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है। जब अपने ऊपर आप काम करते हैं, जिसमें अपनी खूबियों को पॉलिश करते हैं और खामियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी चीजें बेहतर होती हैं। ऐसे में डॉक्टर सोफिया डेली अफर्मेशंस और डेली मेडिटेशन कितना हेल्प करती है? देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो बहुत हेल्प करती है। ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? आप सुबह उठे और सेकंड, टुडे इज द बेस्ट डे, आई कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एक हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट है। ठीक है, जब मेरे पास बच्चियां आती हैं और खासतौर पे जब 1 या 2 बच्चे हो जाते हैं, वो आती हैं, उनका हुलिया बिगड़ा होता है। ठीक है, हालांकि वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बड़ी ग्रूम्ड होती है। ठीक है, वो अपने ऊपर जो टाइम होता है वो तो करती नहीं है, अपने ऊपर काम ही नहीं। अब मैं शादी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बोझ समझा जाता है, इस वजह से वो कहती हैं कि उन्होंने अपना आप छोड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी ग्रूमिंग पे काम करें। रूम से जब तभी निकले, जब आप अच्छी बेहतर कपड़े, साफ कपड़े पहने हो, मेकअप, हल्के से लिपस्टिक लगाई हो, बाल प्रेजेंटेबल हो। पहला टाइम जब शीशे की तरफ देखे, यू फील गुड। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपके अंदर हेल्दी पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। फिर आप जब दिन गुजरता है आपका बेहतरी की तरफ आता है। और या आप सुबह उठेंगे, आप डल होंगे, आप वैसे ही जक्सर बाल बांध के ऊपर चुटकी बांध लेती हैं लड़कियां, क्लिप बांध लिया, जैसे हुलिया में चलेगी, उससे क्या है, आप फ्रेश ही नहीं फील करते। आपसे प्यार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप किसी से नहीं कर सकते। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। देखिए सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर कहते हैं कि जी आप सेल्फ लव के बारे में बात करती है। सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेल्फिश होना और सेल्फ लव में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, सेल्फिश तो ये क्या, सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचे, बाकियों के बारे में ना सोचे। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप पे सिर्फ इसलिए आप काम करें, अपने आप को भी बेहतर करें और अपने इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है उसको भी आप बेहतर कर सकें। जी, अच्छा डॉक्टर सोफिया, बेसिक मेडिटेशनल एक्सरसाइजेस क्या हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में आपको करनी चाहिए? देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बड़ा एक आसान से मैं आपको टूल दे देती हूँ। आप डाइनिंग टेबल की चेयर पे बैठे, आप इस तरह बैठे, यहाँ पे हाथ रखें आप, ठीक है, और आप ब्रीद करें, breathe in and hold it for a second. You have to breathe in for 6 seconds, hold it for 5 seconds, and breathe out for 4 seconds. 6, 5 and 4 का है, 6, 5 and 4। और आपने मुंह के जरिए एक्सेल करना है, नोज के जरिए एक्सेल नहीं करना। और ये आपने डेली 10 to 20 टाइम्स आप ये करें 2 स्पेल में, तो आप देखिएगा आपके अंदर इनर कामनेस डेवलप होगी, आपके अंदर फोकस डेवलप होगा, यू फील बेटर। तो ये बज़ाहिर लगता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा डॉक्टर सोफिया, अभी हमने प्रॉब्लम्स की बात की, फिर सोल्यूशंस की भी बात की, ट्रीटमेंट्स की बात की है हमने,
तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो एक औरत के लिए कितने नुकसानदेह हैं? ऑब्वियसली आपको हार्मोनल इश्यूज भी आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, मैं हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ कि समटाइम हस्बैंड कहते हैं कि जी बड़ा इमोशनल इसका स्टेट हो जाता है, महीने में कुछ दिन पहले बड़ी इमोशनल हो जाती है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट लड़कियों की जो पीरियड्स डेज होते हैं, ठीक है, उसमें उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेट भी हो रही है, सेंसिटिव भी हुई होती है, छोटी छोटी बातें महसूस भी कर रही होती है, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। बेसिकली ये जो चीजें हैं ये हस्बैंड को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, ठीक है। पहले तो इस पर बात ही नहीं होती थी, इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाता, लेकिन अब ओपनली ये बात की जाती है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ओके। और देन जो है जब ओल्ड एज में आकर, मैं अक्सर बच्चों को ये कहती हूँ जब आपकी सास होती हैं उनका मेनोपॉज हो चुका होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ मेनोपॉज, जो आपको मूड स्विंग्स भी लाता है, जो आपको इरिटेट भी कर रहा होता है, समटाइम आपको एंजाइटी फील हो रही होती है, समटाइम आप ब्रस्ट आउट हो रहे होते हैं, समटाइम आपकी बॉडी को बर्निंग फील होती है, कभी आपको गर्मी लगती है, कभी आपको ठंड लगती है। तो आप कहना चाह रही हैं कि मेंटल ट्रॉमा जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है? डेफिनेटली इफेक्ट करता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। आपकी इमोशनल स्टेट क्या है, आप इस टाइम आप देखिए, सो द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू कम्युनिकेट, बिल्कुल कम्युनिकेट इन बेस्ट वे। हम कम्युनिकेट क्या करते हैं, हम कोई हमसे आकर बात करता है, हम कहते हैं ओके ये बात कर रहा है, अब मैंने इसको जवाब क्या देना है, जवाब क्या। हम ये सोचते नहीं कि हमने अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल हमें सुनना है समझने के लिए। अच्छा, ये जो मैरिज काउंसलिंग है, मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि एक कपल को एक ही काउंसलर से काउंसलिंग लेनी चाहिए या 2 डिफरेंट काउंसलर्स होने चाहिए? नहीं, एक से लेंगे तो आपको एक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे ना, अदरवाइज तो फिर से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका ये कि पहले मैं हमेशा खातून को सुनती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं मेल को बुलाती हूँ, और उसके बाद जो एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। उससे होता है कि दोनों को समझ आती है कि हमें सुना गया और हमें समझा गया। इस तरह प्राइवेसी इन्वेड नहीं होती? देखिए, साइकोलॉजिस्ट का काम है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना। कौन सी बात किस अल्फाज में उनके हस्बैंड को समझानी है या वाइफ को समझानी है, वो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर का काम है, एंड दिस इज द की वर्क। तो इस पे काम जो काउंसलर होती है उसको पता होता है कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ किस तरह कन्वे करनी है। अगर उसको किसी चीज़, लड़का या लड़की के बारे में कोई नेगेटिव चीज़ को कन्वे करना है तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने। डेफिनेटली लड़के लड़की जब बात है तो ब्रस्ट आउट होते हैं, कुछ ऐसे नामुनासिब अल्फाज भी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बताने वाले नहीं होते। तो ये तो बहुत मुनासिब अल्फाज में उसको बताते हैं कि वो कहाँ दोनों गलत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सोफिया, क्या आप ऐसे केसेस में मेडिकेशन भी रिकमेंड करती हैं कि वो लोग जो स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं उसमें कोई मेडिकेशन उन्हें देनी होती है, चाहिए होती है, ज़रूरत होती है या नहीं? देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा है, हम मेडिकेशन कब रिकमेंड करते हैं? जब स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज होने शुरू हो जाए, ठीक है। जब आपकी बिल्कुल रूटीन कोई ना रहे, आप अपने काम पे फोकस ना कर पाएँ, आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए, आपको भूख और नींद का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाए, तो तब हम रिकमेंड करते हैं साइकेट्रिस्ट को कि उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से क्या होता है कि जो एकदम से जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जैसे ही वो मैनेज होती है तो फिर काउंसलिंग जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं उनको मैनेज करने के लिए। कुछ लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन पे भी चले जाते हैं बिना किसी काउंसलर के या डॉक्टर के रिकमेंड करने के बगैर, तो वो कितना अनसेफ है? देखिए, ये तो बहुत अनसेफ है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि रिलैक्स होने के लिए हैं या जो नींद की गोलियां हैं, एक वक्त आता है लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इसके, ठीक है, डिपेंडेंसी हो जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती, उसके बाद रिलैक्स नहीं हो पाते। तो ऐसी चीज़ें, देखिए, मेडिसिन तभी होती है जब बहुत एडवर्स ट्रॉमा हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको मेजर डिप्रेशन में चले जाएं, जो बहुत कंडीशन ख़राब हो जाए या स्ट्रेस के पॉजिटिव पैनिक अटैक्स बेतहाश हो, तो मेडिसिन जो होती है वे तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। देखिए, साइकेट्रिक मेडिसिन का एक बड़ा मैजिक है, वो ग्रेजुअली अपनी डोज बढ़ाते हैं और ग्रेजुअली कम करते हैं, ठीक है, एकदम से हाई डोज पे नहीं लेकर जाते। और जो साइकेट्रिक मेडिसिन है वो ग्रेजुअली बॉडी के साथ जेल इन बॉडी के लिए एडिक्टिव नहीं हो जाता? देखिए, नहीं,
वो डॉक्टर अगर प्रॉपर साइकेट्रिस्ट होगा और जो प्रोफेशनल भी होगा, ठीक है, जिसको अपना काम अच्छा आता होगा, वो ग्रेजुअली बढ़ाएंगे और ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ 2 या 3 डिसऑर्डर ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम मेडिसिन चलती हैं, अदरवाइज मेडिसिन टेपर ऑफ हो जाती हैं। जैसे आपकी कंडीशन और सिम्टम्स बेहतर होती हैं, आपकी मेडिसिन ग्रेजुअली टेपर ऑफ हो जाती है। अच्छा डॉक्टर सोफिया, आपने मेडिकेशंस की बात की, तो क्या कोई नेचुरल तरीका नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर आप अपना स्लीपिंग साइकिल बेहतर कर लें, डाइट अच्छी कर लें, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या इस तरह से, क्या नेचुरल वेज क्या है? ठीक है, स्लीप तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है मेरे पास, तो मैं से 2 चीज़ें बहुत पूछती हूँ। एक, आप नींद कैसी है आपकी, और डाइट कैसी है? डाइट तो बेटर करती है। दूसरा, परफेक्शन तो नहीं ढूंढते। अच्छा, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द परफेक्शन, फिर आप रिश्तों में भी ढूंढेंगे, आप घर की मैनेजमेंट में भी ढूंढेंगे, आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी ढूंढेंगे, और परफेक्शन कहीं नहीं है। बिल्कुल, नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, परफेक्शन कहीं नहीं होती। ठीक है, परफेक्शन नहीं, एक तो ये। दूसरा, स्लीप साइकिल क्या है। अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है तो डेफिनेटली आप कुछ अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मुब्तला होंगे ही। इशू आएगा, ठीक है, इशू आएगा आपको लाजमी। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वॉक, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हेल्प आउट करती है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए, अनार, अमरूद, पपीता और दही, ये आपको हेल्प आउट करते हैं स्ट्रेस से बाहर आने में। ठीक है, तो इसको लेना, अगर आप जब भी सीजनल फ्रूट, नॉट ऑफ सीजनल, ठीक है, दही तो पूरे साल होती है, वो आप अगर एक प्याली खाना शुरू हो जाए और आपके स्टमक को अगर आपको एलर्जी नहीं है उससे, तो वो आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा, चॉकलेट के बारे में भी सुना है कि चॉकलेट खाने से भी यू फील बेटर, शुगर लेवल आपका रेज होता है, तो आपके जो वो मूड स्विंग्स होते हैं वो थोड़े से। देखिए, डार्क चॉकलेट या लाइट चॉकलेट, देखिए चॉकलेट बहुत ज्यादा खाना हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि शुगर इंटेक ज्यादा हो जाती है। बच्चे, आजकल के जो बच्चे जिनमें हाइपर एक्टिविटी ज्यादा चॉकलेट ही खाते हैं। ठीक है, तो हम रिकमेंड नहीं करते बहुत ज्यादा। हाँ, आप नेचुरल मीठा लें, जो फ्रूट से मीठा होता है, वो भी आपको एनर्जी कर सकता है। खजूर है, ठीक है, एनर्जी बूस्टर के लिए जो नेचुरल वेज मौजूद है वो आपको है। अगर आपने एनर्जी ही लेनी है तो नेचुरल जो मीठा है उसको, खजूर को ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको हेल्प आउट करता है, बूस्ट करने। अच्छा डॉक्टर सोफिया, हमने आज का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से नो डाउट हमने डिस्कस किया है, सारे एस्पेक्ट्स हमने सामने रखे हैं, प्रॉब्लम्स, फिर सॉल्यूशंस, ट्रीटमेंट्स, एवरीथिंग। तो लास्टली मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दें कि वो इस रिश्ते को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ताकि उनके लिए भी आसानी हो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आप अपने बारे में अपने हस्बैंड को बताएं, ठीक है, उनसे डिस्कस करें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करें। ठीक है, अपने इन लॉज के साथ बैठकर डिस्कस करें। अगर आप कोई चीज़ महसूस करते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को भी पता नहीं चलता कि अगले दूसरे के जहन में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो अंडरस्टैंड नहीं करते आपके प्रॉब्लम्स को, तो आप एक मुनासिब अल्फाज ढूंढें। ठीक है, उन हर किसी के घर में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो कि बात सुनता भी है और समझता भी है। आप उनसे बात करें और अपने प्रॉब्लम को शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। रिश्ता देखते हुए एक चीज़ में बहुत पेरेंट्स को कहती हूँ, मेंटल कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें कि आपका बेटा या बेटी, क्या उसके साथ उस बंदे का ज़हनी मुताबिकत है, और एजुकेशन लेवल क्या है। अगर लड़की बहुत पढ़ी लिखी है और लड़का कम पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। ये हमारे मुआशरे का सेटबैक है। तो इसके पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले कल्चर ज़रूर देखें। कल्चर अगर मुख्तलिफ भी हो तो कोर वैल्यूज एक होनी चाहिए। डेफिनेटली। ठीक है, कल्चर अक्सर डिफरेंट होते हैं लेकिन कोर वैल्यूज अगर एक हैं तो फिर रिश्ता अच्छा खूबसूरती से चलता भी और निभाता भी जाता है। वेल, नो डाउट डॉक्टर सोफिया कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आज हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। नंबर 1, नोबडी इज़ परफेक्ट, और अगर आपको परफेक्ट बनना भी है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। आपको परफेक्शन हर किसी में नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है, आपको सीखना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। एंड नंबर 2, कम्युनिकेशन इज द की। हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इन द लास्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर सोफिया फॉर कमिंग हियर एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।